एल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पहला एल्केन हमने देखा मीथेन, जिसका फॉर्मूला बन रहा था CH4। फिर हमने देखा इथेन, जिसका फॉर्मूला बन रहा था C2H6। फिर प्रोपेन था C3H8। फिर ब्यूटेन था C4H10 एंड सो ऑन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। देखो, हर हाइड्रोकार्बन का एक रिएक्शन तो कॉमन मिलेगा जो कि कंबशन रिएक्शन है। और कंबशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट करूं या एयर में हीट करूं, एयर में ऑक्सीजन होगी, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब मैं बर्न करूंगा तो उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एल्केन्स जो होते हैं ना, वो एज अ फ्यूल यूज होते हैं। जैसे मीथेन है, ये हमारे पास कुकिंग गैस होती है जो आपके घरों में आती है, नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं। और ये जब बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। इसी तरह पेट्रोल ऑक्टेन होता है, वो भी एक एल्केन है। तो इनकी इक्वेशन क्या बनती है? जैसे मीथेन है, CH4, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न करूंगा तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड पे जो एल्केन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, तो ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं हम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम जो है वो 4 है, उनको हम मोल्स ऑफ वाटर बना देते हैं हाफ करके। लेकिन ना, जैसे 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2। तो हाइड्रोजन देखो और कार्बन देखो तो बैलेंस्ड हो गया। लेफ्ट साइड पे कार्बन 1 है और राइट साइड पे भी कार्बन 1 है। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 4 है और राइट साइड पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 जा 4। अब राइट साइड पे आपने ऑक्सीजन काउंट करने हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1 मोल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 1 2 जा 2। और वाटर के साथ भी ऑक्सीजन है, और 2 1 जा 2, क्योंकि वाटर में एक ऑक्सीजन है और 2 मोल है, तो 2 मोल। तो टोटल ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 + 2 4। तो राइट साइड पे ऑक्सीजन 4 है, तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 और 2 पे कैंसिल हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 बन जाएगा। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 तो पूरा कंप्लीट नंबर बन जाता है ना, होल नंबर। तो 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। तो मैं 4 डिवाइड बाय 2 लिखने के बजाय इसको 2 भी लिख सकता हूँ। तो बेटर ये है कि आप इसको 2 लिखो। और अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा हो कि होल नंबर ना बन रहा हो, डेसिमल बन रहा हो, तो आप डेसिमल लिख दोगे यहाँ पे। तो डेट्स हाउ वी बैलेंस द कंबशन इक्वेशन। इसी तरह अगर मैं दूसरे एक और एग्जांपल लूं, ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है C4H10। ऑक्सीजन के साथ इसकी कंबशन कराओगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे देखो, कार्बन लेफ्ट साइड पे 4 है, तो ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मतलब एटम्स ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन विल बिकम द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन 10 है, तो 10 को हाफ करके यहाँ मोल्स ऑफ वाटर बना दो। 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, तो यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो दिस इज 4 2 जार 8, और यहाँ पे 5 1 जार 5। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे राइट साइड पे? 8 + 5, जो कि होता है 13। तो लेफ्ट साइड पे 13 बनाने के लिए मैं 13 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। और 13 डिवाइड बाय 2 आपको पता है डेसिमल में वैल्यू 6.5 होता है, तो आप 6.5 भी लिख सकते हो। अच्छा जी, अब बताओ किसको क्या समझ आया इसमें और क्या नहीं आया। चलो, एक इक्वेशन मैं देता हूँ, वो बैलेंस कर दो। ऑक्टेन इज C8H18। ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराओगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बता दो इसकी क्या बैलेंसिंग होगी? कर लो। में कार्बन 8 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 8 आ जाएगा। हाइड्रोजन 18 है तो 18 का हाफ करोगे, 18 डिवाइड बाय 2 इज 9।
राइट साइड पे अगर ऑक्सीजन काउंट करो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 8 2 16, 9 1 9, वाटर के साथ तो ये टोटल हो जाएंगे 25, और यहाँ पे आप लिख दो 25/2, या डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख दो 12.5। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें देखो क्या होता है, पहले तो इन ये जो पूरा नाम है ना, इन वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा। रिएक्शन, यू गाइस नो व्हाट इज रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब एक जगह पे एक चीज को हटा के दूसरी चीज को रख दो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देना। रेडिकल क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से क्लोरीन का Cl2, हमें पता है कि दो क्लोरीन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, लाइक दिस। अब अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करूं बीच में से, कि दोनों का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास अपना इलेक्ट्रॉन वो खुद ले ले, मतलब जो क्लोरीन लेफ्ट वाला जो क्लोरीन एटम है उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन रह जाए, और जो राइट वाला है उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो क्लोरीन हमें पता है कि वो प्रोडिक्ट टेबल में तो क्लोरीन हमारा सिंगल एटम लिखा हुआ होता है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन रियल में वो नेचर में वो एग्जिस्ट तो नहीं करता ना क्लोरीन एटम अकेला, वो तो हमेशा Cl2 बना के करता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्लोरीन एटम अगर अलग से होगा ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो फॉरन रिएक्ट करके कोई ना कोई बॉन्ड जरूर बना लेता है। तो ये जिस फॉर्म में ये बना है ना, जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एज पर पीरियोडिक टेबल, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस क्लोरीन एटम को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये एक फ्री रेडिकल है और दूसरा वाला भी एक फ्री रेडिकल है। और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। तो ये जो रिएक्शन है ना हमारे पास, इसमें क्या होता है, पहले तो फ्री रेडिकल बनता है, ये चीज आ गई फ्री रेडिकल, और वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और होता किस तरह से है, कोई एल्केन अगर मेरे पास है, इसमें क्या होता है कि एल्केन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट इज अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये कहाँ से मिलती है हमें, सनलाइट से। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह मैं सनलाइट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सनलाइट में से ही अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही होती है। तो इस एल्केन में क्या होता है, एल्केन में हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा, मतलब क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट करवा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एल्केन है मीथेन विच इज CH4, और क्लोरीन मॉलिक्यूल था, जब अल्ट्रावायलेट लाइट इस पे आएगी तो ये ब्रेक करेगा इसके बॉन्ड को और यहाँ बन जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दे आर वेरी रिएक्टिव, ये किसी ना किसी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना इसको ब्रेक कर लेंगे, और ये जो हाइड्रोजन है इसको अपने साथ लेके चला जाएगा, मतलब क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को इसका बॉन्ड ब्रेक करके इसको अपने साथ लगा लेगा। तो प्रोडक्ट में कुछ हमारे पास फिर CH3 ये रह जाएगा, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास रह गया, और हाइड्रोजन को वो अपने साथ ले गया क्लोरीन, और उसने बना लिया HCl। और जो दूसरा फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, वो फिर क्या करेगा, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि वो भी खाली है, उसकी भी एक वैलेंसी फ्री है, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है। तो जब ये बॉन्ड बना लेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाएगा। तो बेसिकली क्लोरीन पहले फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें ये जो वाला जो पार्ट है ना जिसमें मैंने ये आपको बना के दिखाया हुआ है, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म हमें याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है, इस रिएक्शन की इक्वेशन। और इस रिएक्शन की इक्वेशन कैसे होगी, देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर मेरे पास CH4 है, क्लोरीन है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो क्या होगा, पहले एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक होगा, और CH3 और एक Cl लग जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। फिर इस कार्बन के साथ और भी तो हाइड्रोजन है, और भी फ्री रेडिकल जनरेट हुए हुए होंगे, और क्लोरीन मॉलिक्यूल कोई एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो उसके बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट हुए हुए होंगे। तो और भी हाइड्रोजन हटेंगे, एक हाइड्रोजन और हटेगा तो हाइड्रोजन 2 रह जाएंगे,
और क्लोरीन फिर एक बढ़ जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएंगे और एक HCl मॉलिक्यूल और बन जाएगा। सिमिलरली और भी आगे हो सकता है, जब तक हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, क्लोरीन रेडिकल जो है वो हाइड्रोजन को हटा के खुद लगते जाएंगे और HCl बनाते जाएंगे। CCl4 और HCl। अभी जो हमारे पास पहला प्रोडक्ट बना है ना, अब ये क्या था, CH4 वॉज मीथेन ना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम हुआ और एक क्लोरीन लग गया, तो उसका नाम पता है हम कैसे देते हैं? उसको हम कहते हैं मोनो क्लोरो मीथेन। मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, इसी तरह ट्राई का मतलब होता है थ्री, और टेट्रा का मतलब होता है फोर। तो क्योंकि एक क्लोरीन लगा है तो इसलिए मोनोक्लोरोमीथेन। जब दो क्लोरीन लगेंगे तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। और जिसमें तीन क्लोरीन लग गए हैं फिर उसको हम बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन। और फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है। अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही इक्वेशन में समराइज करूं तो ये क्या हो जाएगा, CH4Cl2 reacting under the presence of ultraviolet light और sunlight। तो ये क्या बन जाएगा, CCl4 और साथ में HCl टोटल कितने बन रहे हैं, 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। और लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखूं तो राइट साइड पे टोटल क्लोरीन हो गए 4 + 4 = 8, तो मैं ये यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए। तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ये जो CCl4 बना है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको हम लोग अपनी नॉर्मल जबान में क्लोरोफॉर्म कहते हैं, जो बेहोश करने के लिए यूज होता है, एनेस्थीसिया इस तरह से। और ये एक सॉल्वेंट भी होता है जो डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज होता है। सही है, कोई सवाल यहाँ तक? कुछ पूछना है किसी को, आगे बढ़े। अच्छा जी देखो, अभी जो हमारे पास एल्केन्स है ना, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये हमने इसकी होमोलोगस सीरीज देखी थी और हमने देखा था कि इनका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एल्केन्स बेसिकली हमें मिलते कहाँ से? ये हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल हम आखिर में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसमें से हम ये डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है वो अलग अलग कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्टेन है, ऑक्टेन होता है CH818। तो ये बेसिकली पेट्रोल का फॉर्मूला है। अब हमें पता है पेट्रोल जो है बहुत ज्यादा डिमांड में लेकिन क्रूड ऑयल में से पेट्रोल अगर कम निकलता है और कोई हैवियर फ्रैक्शन ज्यादा निकलता है, जैसे मैं कहूँ कि C15H32 ज्यादा निकल रहा है और मुझे रिक्वायरमेंट पेट्रोल की ज्यादा है, तो अभी जो C15H32 है इसका क्या मतलब है, इसकी कार्बन चेन में टोटल 15 कार्बन होंगे। तो मैं इसको ना ब्रेक कर दूंगा 8-8 कार्बन की चेन में या उससे भी स्मॉलर। तो इस ताकि मुझे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन ज्यादा मिले जो कि मोर डिमांड में, मुझे उसका यूज ज्यादा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ एल्केन चेन या हैवियर एल्केन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर एल्केन मॉलिक्यूल इज क्रैकिंग। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है क्रैकिंग। व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग इज द नेम given to breaking up larger hydrocarbon molecule into smaller hydrocarbon molecule in the absence of oxygen। अभी इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको ना सिर्फ हीट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो फिर ये क्रैक नहीं होगा बल्कि ये कंबस्ट हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। जैसे पेपर है उसको जलाओ, खत्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना के।
तो अगर मैंने इसको इन दी एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर उसको हीट कर दिया तो फिर ये क्रैक नहीं होगा, बल्कि ये जल के खत्म हो जाएगा। मुझे जलाना नहीं है, मुझे इसको तोड़ना है। तो अब जब हम इसको तोड़ेंगे, क्रैकिंग करेंगे, तो इसमें से देखो डिफरेंट स्मॉलर फ्रैक्शंस बन गए, जिसमें से एक ऑक्टेन है जिसमें 8 कार्बन है, एक प्रोपीन है जिसमें से 3 कार्बन है। अब प्रोपीन क्या होता है? ऑक्टेन एन अल्केन होता है, इन जो है ना वो एल्कीन होता है। अब एल्कीन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो वो पढ़ के भी हम दोबारा क्रैकिंग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे देखो, तो लेफ्ट साइड पे टोटल 15 कार्बन है और राइट साइड पे 2 + 3 + 8, तो राइट साइड पे भी हमारे पास टोटल 15 कार्बन है। तो जो क्रैकिंग के प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमारे पास स्मॉलर एल्केन्स भी बनेंगे, कुछ स्मॉलर एल्कीन्स भी बनेंगे और अक्सर हाइड्रोजन गैस भी बनती है। सही है। तो दिस इज क्रैकिंग। क्रैकिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। क्रैकिंग हमारे पास दो तरह से होती है, एक होती है थर्मल क्रैकिंग जिसमें हम होल सोल हीट करके जो है वो एल्केन का मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहे होते हैं, और उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। जो इसमें हम टेम्परेचर लेते हैं वो 450 से 750 डिग्री सेल्सियस का, प्रेशर अबाउट 70 एटमॉस्फेयर। दूसरी तरह की जो हमारे पास क्रैकिंग होती है उसको हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट कौन से यूज करते हैं? सिलिका विच इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनिया विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अगेन कैटालिटिक क्रैकिंग भी हमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करना है, वरना वो कंबस्ट हो जाएगा, कंबशन नहीं करनी है हमें। ठीक है, हीट इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें जब हम हीट करेंगे तो रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ। तो 450 से 750 इन दी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट नहीं है, अगर कैटलिस्ट होगा तो मुझे अराउंड 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट करना पड़ेगा उसको। ये हमारे पास एक लेबोरेटरी सेटअप है क्रैकिंग करने का। तो इसमें हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन ये अक्सर बना हुआ आया है आपके पास एग्जाम में। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना मिनरल वूल सोक्ड इन लिक्विड पैराफिन। पैराफिन जो है वो अगेन एक हमारे पास एल्केन है जो कि लार्जर मॉलिक्यूल है। उसको जब हम हीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पैराफिन क्या हो रहा है, वेपर बन के क्रैक नहीं हो रहा, वो वेपराइज होके यहाँ से पोर्सिलीन चिप्स पे से गुजरेगा। पोर्सिलीन चिप्स क्या होती हैं? जो सिरेमिक्स की चिप्स होती हैं, जैसे वो घरों में जो प्लेट्स होती है ना सिरेमिक की, जो गिरती हैं टूटती हैं, उनका क्रश करके उनको डाल दो तो वो भी एज अ कैटलिस्ट काम करता है, क्योंकि उनमें ना सिलिका होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम लोगों ने एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स ऑफ बॉन्डिंग में देखा है कि ये मेजर कंपोनेंट है हमारे पास सैंड का। सैंड में भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्स जिसको हम कहते हैं, प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्स क्रिस्टल। तो ये करेगा क्या, जब इसके ऊपर से ये पैराफिन वैक्स के वेपर्स गुजरेंगे तो वो क्रैक हो जाएंगे। क्रैक होके जो है वो स्मॉलर एल्केन या एल्कीन भी बन सकता है। और यहाँ पे ये देखो वाटर से पास होते हुए इसमें आके कलेक्ट हो गया। वाटर में एल्केन हो गया या एल्कीन हो गया, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए वाटर से निकल के बाहर आ जाएंगे। अब अगर इनको आपने टेस्ट करना है, तो आप ये जो कोई भी हाइड्रोकार्बन गैस आई है उसको आप जला दो, अगर वो जल के फ्लेम पकड़ेगी, मतलब जलना शुरू हो जाएगी। जैसे नेचुरल गैस खोलते हो ना चूल्हे पे, CH4 मीथेन, तो आप क्या करते हो, बस एक बार माचिस लगा के छोड़ देते हो, वो खुद ही जलती रहती है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। तो इस तरह से हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एल्केन्स। यूजेस ऑफ एल्केन्स हमारे पास एक एक यूज इन सबका याद रखना कि मीथेन कुकिंग गैस, बहुत बार बात होगी, नेचुरल गैस। मीथेन को हम CNG के तौर पे भी यूज करते हैं कंप्रेस करके। CNG इज कंप्रेस नेचुरल गैस, मतलब वही कुकिंग गैस होती है जिसको हम कंप्रेस करते हैं और गाड़ियों के सिलेंडर में डाल देते हैं। दिस इज कंप्रेस नेचुरल गैस। और इंडस्ट्रियल फ्यूल है, जाहिर है इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस होते हैं वहां भी मीथेन यूज कर रहे होते हैं। और फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेट्राक्लोरोमीथेन, अभी हमने टेट्राक्लोरोमीथेन पढ़ा ना, क्लोरोफॉर्म, या जिसको हम डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह इथेन कहाँ का यूज करते हैं, हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज होती है। प्रोपेन जो होती है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है। प्रोपेन का हम एक यूज पढ़ेंगे, पॉलीमर्स बनाने के लिए, मतलब प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूज होता है ये। इसी तरह ब्यूटेन जो होती है वो कैंपिंग गैस के तौर पे यूज होती है। कैंपिंग गैस मतलब वो जो LPG के सिलेंडर्स होते हैं ना, दैट इज ब्यूटेन, जो ऑल्टरनेट होता है मीथेन का। पेंटेन जो होता है वो फोमिंग एजेंट या बहुत सारे सॉल्वेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो ब्यूटेन का अक्सर वो यूज पूछ लेता है आपसे, मीथेन का पूछ लेता है।
ये हमारा एल्केन्स का चैप्टर था। अब हम एल्कीन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है इसमें तो वो पूछ सकता है।